हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 27 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुई हैं आज, और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, खासकर ज्योग्राफी बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट एज पर द लोकेशन जो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखेंगे। सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। Prime Minister assures Bangladesh of linking तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट। तो तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट न्यूज में आई है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको भी पता है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड बांग्लादेश एंड वहां पर ये सब बातें कही गई। तो बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तो आपको भी पता होगा, ये जो तीस्ता रिवर है वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड कह सकते हो बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके कारण नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है, खासकर वाटर शेयरिंग की जब बात आती है। और ये डिस्प्यूट आज से नहीं बल्कि 1951 जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से ये डिस्प्यूट चल रही है, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। 1984 में ज्वाइंट रिवर कमीशन गठित की गई थी और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो 42.5% का जो वाटर शेयर है वो इंडिया को एलोकेट किए जाए, और जो रेस्ट 37.5% का जो वाटर शेयर है वो बांग्लादेश को दिए जाए। लेकिन अटेम्प्ट जो 2011 में की गई टू कंसोलिडेट दिस एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 1984 रिकमेंडेशन, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल की तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे ना। तो 1984 में ज्वाइंट रिवर कमीशन के रिकमेंडेशंस आए थे, जिसमें ये जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट करने की बात कही गई थी। लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की प्रयास की गई 2011, वो सफल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। हमें जानना है तीस्ता रिवर के बारे में, और ये डिस्प्यूट के हिस्ट्री के बारे में तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा जानकारी हिस्ट्री के बारे में रहनी चाहिए। तो बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तो तीस्ता रिवर का ओरिजिन आपको शोलमो रीजन से होता है, ये हिमालय का ही पार्ट है। एंड ये जरूर याद रखना है, दिस कम्स एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स एट द सोलमो इंडिया एंड फ्लो करती है सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, तब जाके ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है एट द चिलमरी बांग्लादेश, है ना। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो ओरिजिन है वो इंडिया से ही होती है, बट एट द हायर अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज and flows through the Sikkim and West Bengal, then merges with Brahmaputra at चिलमरी बांग्लादेश। और ये याद रखना है आपको, इट इज वन ऑफ द 54 रिवर्स जो बांग्लादेश में इंटर करती है फ्रॉम इंडिया, एंड फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है बांग्लादेश में। आफ्टर द फर्स्ट आपका गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, मेघना हो गई, एंड जो चौथा है आपका तीस्ता। और इंडिया बांग्लादेश ने गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में भी साइन किया था, जिसके तहत सर्टेन प्रोविजंस जो है लाए गए थे फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगाज वाटर, रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश राइट एज ए लो रिपेरियन स्टेट। दैट्स व्हाई शेयरिंग ऑफ गंगाज वाटर की भी बात इस गंगा वाटर ट्रीटी ऑफ 1996 में कही गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है गंगा वाटर ट्रीटी ऑफ 1996 तो किसके किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, जिसमें बांग्लादेश के जो राइट्स है वाटर के वो रिकॉग्नाइज किए गए थे, ये जरूर याद रखने। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपका सिक्किम है, यहीं पे आपका जो रिवर तीस्ता है ओरिजिनेट होती है, और दिस फ्लोज फ्रॉम सिक्किम टू द वेस्ट बंगाल एंड अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तो है, लेकिन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? सिंपली जिस रिवर में ये मर्ज कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और यहाँ पे आप स्टैंड अप हो जाओ और फिर देखो कि आपके राइट हैंड की तरफ से आ रही है या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रही है, तो आप देखोगे कि ये आपके राइट हैंड की तरफ से जुड़ रही है, तो ये आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है ना। अगर कोई रिवर इधर से आती और कनेक्ट होती तो ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता। तो सिंपली ये कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में जानना हो। सो प्रीलिम्स के लिए यस आपको याद रखने हैं
कि जो आपका इंडस ये जो गंगा वाटर ट्रीटी 1996 है, ये बेसिकली अरेंजमेंट प्रदान करता है फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगाज वाटर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज इन दिस अरेंजमेंट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश राइट्स एज लोअर रिपेरियन स्टेट। एंड तीसरा रिवर डिस्प्यूट ये याद रखना है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड तीसरा रिवर के कुछ जो ओरिजिन लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड आर्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। एंड इट इज नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि निशार वर्ल्ड फर्स्ट ट्विन रेडार सैटेलाइट मिशन। याद रखना है, ये जो आपका नासा और इसरो दोनों ने बेसिकली मिलकर ट्विन रेडार सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए हैं। और क्या प्रोविजंस है, क्या फीचर्स है इसके, ये हम देखेंगे। तो जो इसरो है, इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने प्रिपेयर किया है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसको आप SAR कहते हो। एंड अल्टीमेटली इसको प्रिपेयर करके, डेवलप करके नासा को शिप कर दिया है फॉर इंटीग्रेशन विथ L बैंड पेलोड, जो डेवलप किए जा रहे हैं नासा के द्वारा फॉर निसार सैटेलाइट। देख सकते हैं निसार में आपका एक तरफ, तो आप देख सकते हो निसार सैटेलाइट के तहत एक पार्ट दैट इज एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा यानी कि L बैंड पेलोड, ये नासा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और टोटल मिक्स होकर आपका निसार सैटेलाइट के रूप में डेवलप हो रहा है। बट अगर हम बात करें सिंथेटिक अपर्चर रेडार की, तो क्या है ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार? बेसिकली टेक्निक कह सकते हो जिसके तहत फाइन रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फ्रॉम ए रेजोल्यूशन लिमिटेड रेडार सिस्टम। और इसका मतलब हमें NISAR के बारे में जरूर जानना है, क्योंकि ये इसरो और नासा का मिशन है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो निसार की बात करें तो ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन होगा बिटवीन द इसरो एंड नासा। रट लेना, निसार ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा। और ये लॉन्च किए जाएंगे 2022 में फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इनटू ए नियर पोलर ऑर्बिट। तो ये भी याद रखना है आपको, कहां पर, कौन से ऑर्बिट में, नियर पोलर ऑर्बिट एंड फ्रॉम इंडिया यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड इन 2022। और इसके लिए नासा बेसिकली प्रोवाइड करेंगे वन ऑफ द रडार्स हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, GPS रिसीवर्स एंड पेलोड डाटा सब सिस्टम एज वेल। एंड जो इसरो है वो प्रोवाइड करेंगी द स्पेसक्राफ्ट बस, रेडार, लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज। एंड इसको इक्विप किया जाएगा विद द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना ever launched by the NASA। याद रखना है, इट विल बी इक्विप्ड बाय, जो आपका निसार सैटेलाइट है विल बी इक्विप्ड बाय लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना ever launched by the NASA। सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेफिनेटली इट विल ट्रैक सबटल चेंजेस जो अर्थ सरफेस में हो रहे हैं, अलोंग विद इट विल स्पॉट वार्मिंग साइंस ऑफ इमिनेंट वोल्केनिक इरप्शन, है ना, कि अगर इमिनेंट वोल्केनिक इरप्शंस के होने के चांसेस है तो उसे ट्रैक किया जा सके, अर्ली ट्रैकिंग हो सके, है ना। तो ये भी आपका फंक्शन करेगा। अलोंग विथ इट विल मॉनिटर ग्राउंड वाटर सप्लाई। याद रखना, ये सब फंक्शंस आपको याद रखने हैं, है ना। मॉनिटर ग्राउंड वाटर सप्लाई, आइस शीट्स मेल्टिंग रेट, इन सबको भी मॉनिटर किया जाएगा। एंड अन्य सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रिसीजन चूंकि इस सैटेलाइट सिस्टम में ज्यादा होंगी, जो रेडार है इट कैन पेनिट्रेट क्लाउड एंड डार्कनेस एज वेल, जिसका मतलब है इट कैन कलेक्ट डाटा बोथ इन डे एंड नाइट एंड इन एनी वेदर। ये याद रखना है, इट कैन कलेक्ट डाटा इन डे एंड नाइट एंड इन एनी वेदर। एंड इट विल अलाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो काउजेज एंड कंसिक्वेंसेस लैंड सरफेस चेंजेस के हो रहे हैं। साथ ही साथ इट विल इंक्रीज आवर एबिलिटी टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एंड कोप विद द ग्लोबल चेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है आपको। निसार सैटेलाइट ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा एंड 2022 में लॉन्च किए जाएंगे। और SAR टेक्निक क्या है इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और इसरो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये भी पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज सिंपली एग्रीमेंट कह सकते हो, signed for the execution of planned actions under the National Clean Air Program। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, और ये जो MOU साइन हुई है बेसिकली बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्बन लोकल बॉडीज फॉर 132 आइडेंटिफाइड सिटीज, है ना। तो 132 आइडेंटिफाइड सिटीज
के जो लोकल बॉडीज हैं और जो आपके म्यूनिसिपल ये जो आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन सब के बीच में ये MOU साइन हुई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो NCAP के तहत आते हैं। तो ये जो सिटी एक्शन प्लान्स प्रिपेयर किए गए हैं, क्या एम है इसका? सिंपली कह सकते हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन सोर्सेस, है ना, क्योंकि सोर्सेस को अगर कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन अपने आप कंट्रोल हो सकेंगी थ्रू द मल्टी डायमेंशनल एक्शंस बाय ब्रिंगिंग सेवरल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज टुगेदर। क्योंकि आपको ही पता है ये एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज को डील करना एक कंट्री एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, उसी प्रकार से आपका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना डेफिनेटली ये एक एजेंसी का काम नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसको कर्व करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग सेवरल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज टुगेदर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एक्शन प्लान क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एक्सपेंशन ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी नेटवर्क, सोर्स एपोर्टाइनमेंट स्टडीज, पब्लिक अवेयरनेस, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स इस नेशनल एक्शन ये NCAP के तहत उठाए जाते हैं। बात करते हैं NCAP की, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था एज ए लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी। याद रखना है, लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी टू टैकल द एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। और एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टारगेट इसमें रखी गई थी। ये टारगेट याद रखना है, टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन। कब तक? बाय 2024। बेस ईयर क्या रहेगा? 2017। ये याद रखना है, NCAP का यही एक इंपॉर्टेंट टारगेट है जो प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसे याद रखना है। एंड फॉर दिस सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी डाटा फ्रॉम 2014 to 18। और कंपोनेंट देख सकते हो, वी हैव द मिटिगेशन एक्शन, वी हैव द नॉलेज एंड डाटाबेस ऑगमेंटेशन, वी हैव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। और अगर हम बात करें मिटिगेशन एक्शन की तो देख सकते हो एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव करवाई जाएंगी, क्लीन टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी, सेक्टोरल इंटरवेंशंस भी किए जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है तो उससे भी डील किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें नॉलेज एंड डाटाबेस ऑगमेंटेशन की तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाए जाएंगे, एयर पॉल्यूशन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट स्टडीज को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का क्या मतलब हुआ? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाएंगी, सेटिंग अप एयर इंफॉर्मेशन सेंटर, एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम, पब्लिक अवेयरनेस। तो ये सब जनरल फीचर्स आपको इस कंपोनेंट ऑफ NCAP के तहत मिल जाएंगे। नाउ प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? तो प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली NCAP के बारे में पता होनी चाहिए। किसने इसको तैयार किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। और ये स्पेसिफिक टारगेट जो बताया गया है, टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन PM कंसंट्रेशन बाय 2024। याद रखना 2030 नहीं है, 2017 एज ए बेस ईयर, तो ये जरूर याद रखने हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज पैंडेमिक इम्पैक्ट एंड रिकॉर्ड पेंडेंसी ऑफ केसेस एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशियरी। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आई, इसके कारण पेंडेंसी ऑफ केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, वो भी एट ऑल द लेवल्स ऑफ जुडिशरी। इसके रिलेटेड आपको डाटा कुछ देखने को मिलेगा और डेफिनेटली इसे आप मेंस के लिए यूज करोगे। और ये जो आपका डाटा रिलीज किया गया है, देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जो कि एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है विच मॉनिटर्स द जुडिशियल डाटा, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई बिटवीन दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2020। तो ये जो एक साल का पीरियड रहा है, इसके बीच में आपका पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑल टाइम हाई देखने को मिले हैं। और आपको भी पता है कि दिसंबर 2019 के बाद जो आपका जनवरी का फेज आया था, खासकर फरवरी मार्च जब लॉकडाउन हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपका पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ने के संभावनाएं बढ़ गई थी। एंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप देख सकते हो, साव 18.2% राइज इन पेंडेंसी, हाई कोर्ट में 20.4%, सुप्रीम कोर्ट में आपका 10.35% की पेंडेंसी बढ़ गई है। एंड स्टेप्स क्या लिए गए थे ड्यूरिंग द कोविड-19? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी हैव द वीडियो एप्लीकेशन फॉर द प्रैक्टिशनर्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने मोर देन यूजुअल फंक्शन किया, फॉर एग्जांपल 231 डेज बियॉन्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड 190 डेज। एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ ई-फाइलिंग ऑफ केसेस ऑफ अर्जेंट मैटर्स भी लाए गए, अलॉन्ग विथ मोर देन 75 लाख केसेस को डिजिटली हियर किया गया। ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। मोर देन 75 लाख केसेस वर डिजिटली हियर्ड अक्रॉस द कंट्री टिल जनवरी 31st, and there are over 3.5 crore cases
पेंडिंग अक्रॉस एससीज एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये याद रखना है। ओवरऑल 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अक्रॉस द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, एंड इसमें से सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो 87.3% पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑक्युपाई किए हैं, फॉलोड बाय 12.5% पेंडेंसी कोर्ट केसेस बिफोर द हाई कोर्ट। एंड रीजन क्या है पेंडेंसी के? वही बात है, लो जज स्ट्रेंथ 20 पर 10 लाख पॉपुलेशन, आप देख सकते हो 20 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन, तो यही हो गई। एंड वी हैव फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, लैक ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट बीइंग द लार्जेस्ट लिटिगेंट, देख सकते हैं अराउंड 46% ऑफ द केसेस गवर्नमेंट्स बेसिकली फाइल करती है। एंड वी हैव द जजेस वैकेंसी, तो क्या स्टेप्स लिए जाएं टू एड्रेस द बैकलॉग्स? तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट आपको ही पता है, फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ये लॉन्च किया भी गया था और आपको ही पता है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड वी हैव जस्टिस ऐप टू हेल्प जजेस टू ट्रैक द पेंडिंग केसेस, एंड वी हैव अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे लोक अदालत, तो यहाँ पर भी अगर केस ट्रांसफर होते हैं तो डेफिनेटली जो हायर जुडिशियरी है उनके केसेस में टेंडेंसी में कमी आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए एज सच इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखने हैं, मेंस के लिए कुछ डाटाज हैं। फॉर एग्जांपल एससी एंड जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ओवर 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एंड क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये सब कुछ बातें हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट इंडिया चार्ट्स प्लान टू टैकल इम्पैक्ट ऑफ सुएज ब्लॉकेज। तो बेसिकली सबसे पहले आप सुएज कैनाल के बारे में जानिए। ये देख सकते हो आप, यहाँ अफ्रीका कंटिनेंट है और ये अरेबियन पेनिनसुला है, और कोई भी इंडियन शिप्स या फिर इंडियन ओशियन से जो अगर आपका मेडिटेरेनियन रीजन में जाना चाहता है या फिर अटलांटिक ओशियन में जाना चाहता है टुवर्ड्स यूरोप, तो जनरली सुएज कैनाल के रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो वी हैव दिस रूट, एंड यहाँ से फिर आपका रेड सी को क्रॉस किया जाता है, एंड देन मेडिटेरेनियन सी, एंड देन यूरोप। तो ये आपका सुएज कैनाल है ना। पहले ये लैंड मास हुआ करता था और फिर इससे ओपन किया गया, आई थिंक कि 1890s के दौरान इसे ओपन किया गया था शायद, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स के रूप में उभर कर आया। सो हमने सुएज कैनाल के लोकेशन के बारे में जान लिया, और तो वही बात है, इंडिया ने 4 pronged स्ट्रेटजी डिवाइस की है, जिसमें री रूटिंग ऑफ शिप्स की बात कही जा रही है वाया केप ऑफ गुड होप। देख सकते हैं यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, तो इधर से भी गुजारने का प्लान बेसिकली भारत के द्वारा किया जा रहा है, along with prioritizing perishable cargo, stabilizing freight rate and handling the expected bunching up जो इंडियन पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली क्या इश्यू आई कि भारत को अल्टरनेटिव पाथवेज डिवाइस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात ये हुई थी कि 400 मीटर कंटेनर शिप ऑफ एवरग्रीन मेराइन, ये ताइवानीज कंपनी, ये बेसिकली ताइवानीज कंपनी की ही शिप थी, गोट स्टक इन द सुएज कैनाल, एंड जब ये स्टक हो गई तो आपको ही पता है इसके कारण जो भी शिपिंग सप्लाईज है, जो अन्य शिप्स बेसिकली पेंडिंग में कह सकते हो कि हो गए, जैसे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है जिसमें एक कार जो है वो स्टक हो गई तो उसके पीछे सारी कार या फिर जो ट्रक्स हैं या व्हीकल्स है वो पीछे अटैच हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ कि जो आपकी ताइवानीज कंपनी की जो शिप है 400 मीटर कंटेनर शिप, ये बेसिकली स्टक हो गई, तो अल्टीमेटली जो रीजनल शिपिंग सप्लाईज है वो भी हॉल्ट हो गई। और ये जो भारत का इंपॉर्टेंट रूट कह सकते हो, जिसके तहत भारत अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है एज वेल एज एक्सपोर्ट करता है, वो 200 बिलियन US$ फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, है ना। तो इधर से आपको ही पता है वी कैन गो टू नॉर्थ अमेरिका एज वेल, वी कैन गो टू साउथ अमेरिका एज वेल, एंड वी कैन गो टू यूरोप एज वेल, है ना। तो ओवरऑल $200 बिलियन का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट इस रूट के माध्यम से किया जाता है भारत के द्वारा। एंड अगर हम बात करें क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऐसी स्थिति अगर बनती है, तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ऑयल, और आपको ही पता है ऑयल जो है कहीं ना कहीं जब भारत मंगाता है तो वन ऑफ द रूट्स जो है हम कह सकते हैं इट इज यूटिलाइज्ड एज सुएज कैनाल रूट। तो ऑयल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कॉटन
ऑटो कंपोनेंट्स एंड ये सब जो पार्ट्स हैं वो डिलेड हो जाएंगे 10 से 15 डेज के लिए। समझ सकते हो, 10 से 15 डेज के लिए डिले हो सकते हैं, 1-2 दिन की बात नहीं है, 10 से 15 डेज। और इम्पोर्ट्स पर क्या असर पड़ेंगे, तो जो आइटम्स ऑफ स्टील एंड रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं जो असेंबली लाइंस में, बेसिक केमिकल्स सच एज फिनॉल एंड एनिलीन, ये भी डिले हो जाएंगे। तो बहुत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं, डिले इन डिलीवरी हो सकता है। एंड आपको ही पता है कि इंडिया इज टॉप इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल वाया द सुएज कैनाल, and it could result into 5 से 15% हाइक इन द फ्राइट रेट। क्योंकि आपको ही पता है ना, जब ये ब्लॉक हो गई तो किधर से सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाया जाएगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। तो डेफिनेटली ये दूरी बढ़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली फ्राइट रेट जो है वो बढ़ जाएगा एंड एडिशनल फ्यूल जो रिक्वायर करनी होगी। एंड सुएज कैनाल के बेसिक की बात करें तो इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन टू द इंडियन ओशियन वाया द रेड सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बेसिकली ये आपका रेड सी है एंड ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो ये जो आपका सुएज कैनाल है बेसिकली ये आपको कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन से रेड सी को, ये आप देख सकते हो। एंड प्रोवाइड शॉर्टेस्ट सी लिंक बिटवीन द एशिया एंड यूरोप एंड इट वाज ओपन फॉर नेविगेशन, ये देख सकते हो 1869 में। एंड इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज कर लिया था 1956 में। तो 1869 में इसे ओपन किया गया था नेविगेशन के लिए एंड इजिप्ट नेशनलाइज्ड इट इन 1956 फ्रॉम द यूएस। और देख सकते हैं आप सुएज कैनाल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड शिपिंग लेन, इसलिए तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट्स कहते हैं। कैरिंग ओवर 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम, 8% ऑफ LNG एंड 1 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस रूट से डिलीवर होते हैं एवरी डे। सो ये थी हमारी बिगर न्यूज। और प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए आपको सुएज कैनाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर ये सुएज कैनाल किस किस ओशियन या फिर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। और ये सुएज कैनाल के बारे में 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किसका है, और रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द शॉर्ट एंड इट इज अबाउट एग्जिट पोल। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है द प्रोहिबिटेड पीरियड फॉर द एग्जिट पोल, जो ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बात करते हैं एग्जिट पोल का क्या मतलब हुआ। एग्जिट पोल तो आप भी जानते होंगे, सर्वे कह सकते हो जिसके तहत जो वोटर्स है उनका इंटरव्यू लिया जाता है जब वो लीव करते हैं बूथ को या फिर बैलोटिंग लोकेशंस को। दैट मीन्स लीविंग मतलब व्हाट, एग्जिट, दैट मीन्स एग्जिट पोल है ना। तो एग्जिट पोल्स इज अ सर्वे बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज विद वोटर्स एज दे लीव और एग्जिट देयर बैलोटिंग लोकेशन सो दैट आउटकम ऑफ इलेक्शन को एस्टिमेट किया जा सके इन ए पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। एंड ये याद रखना है, अंडर द सेक्शन 126(1)(b of the Representation of People Act 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or another poll survey prohibit किए गए हैं during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in the respective polling area। यानी कि सेक्शन 126(1)(b of RP एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि लेट्स से कि आज जो है वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद 6 PM को वोटिंग क्लोज हो गई एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसके बाद क्या किए जाएंगे, जो मीडिया वाले हैं या फिर जो अन्य रिपोर्टर्स है वो चाहेंगे कि एग्जिट पोल्स किए जाए, लेकिन RP एक्ट के तहत खासकर सेक्शन 126(1)(b के तहत 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर जो फिक्स किए गए हैं फॉर कंक्लूजन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 6 PM, तो 6 PM से आप 48 आवर जोड़ दो, उस समय तक बेसिकली प्रोहिबिट की जाती है एग्जिट पोल की, है ना, इन द रेस्पेक्टिव पोलिंग एरिया। तो ये देख सकते हो आप। नाउ वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम है NAQUIM 2012 में इनिशिएट की गई थी एज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। और कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो, टू डिलिनिएट एंड कैरेक्टराइज द एक्विफायर, है ना। तो सिंपल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये 2012 में इनिशिएट की गई थी एज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। कुछ ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, टू डिलिनिएट एंड कैरेक्टराइज द एक्विफायर एंड डेवलप प्लान्स फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द कंट्री। और ये जरूर याद रखना है कि दिस प्लान या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये जरूर याद रखना है
It is being implemented by the Central Groundwater Board, comes under Ministry of Jal Shakti. And एक्विफायर का मतलब क्या हुआ, रिजर्वोयर कह सकते हो, इज ए बॉडी ऑफ पोरस रॉक्स, जहां से वाटर जो है परमिएट करती है, अंदर जाती है ना, और ग्राउंड वाटर के रूप में रिजर्व हो जाती है। तो आप देख सकते हो वी हैव दिस, ये आपका एक्विफायर हो गया है ना, एक्विफायर है, यहाँ से जो है वाटर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द अंडरग्राउंड। एंड आपने भी अपने घर में डेफिनेटली जो मोटर पाइप्स है उनके जरिए वाटर एक्सट्रैक्ट किए जाते होंगे। तो देर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ एक्विफायर, एक तो कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। देख सकते हो कन्फाइंड में क्या हो रहा है, ये जो लोवेस्ट कह सकते हो जो बेडरॉक है उसके ऊपर जो आपका एक्विफायर है वो आपका हो गया कन्फाइंड, और उसके बीच में आप देख सकते हैं सेडिमेंट्स है, उसके ऊपर अगर वाटर टेबल है तो आपका अनकन्फाइंड एक्विफायर होगा। तो अनकन्फाइंड एक्विफायर ऊपर है, उसके बाद जाके आपको कन्फाइंड एक्विफायर देखने को मिलते हैं। एंड नाउ वी हैव द अनदर न्यूज, क्लाइमेट डाटा सर्विसेज पोर्टल। तो ये जो क्लाइमेट डाटा सर्विसेज पोर्टल है ये डेवलप किए गए हैं IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो पुणे में हेडक्वार्टर है इनका, with platforms for climate data management and supply to the user. And major component of this portal क्या है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएंगी वेदर ऑब्जर्वेशंस के रिकॉर्डेड बाय द IMD ऑब्जर्वेटरी along with online access to meteorological data along with information on monsoon rainfall and cyclone frequency. Now we have the iconic tourist destination scheme. और जब हम बात करते हैं आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम की, तो ये याद रखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जी हाँ, याद रखना है आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म चला रही है। एंड इट एम्स टू अडॉप्ट ए होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलप 19 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस जो आइडेंटिफाई किए गए पूरे देश भर। याद रखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, एंड टू इसके तहत बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच के जरिए 19 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस डेवलप की जाएंगी विच हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द कंट्री। एंड जो पर्पस है इस स्कीम का, टू प्रमोट द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एंड बिकम ए मॉडल फॉर अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आइडेंटिफाइड 19 साइट्स आप देख सकते हो। वी हैव ताजमहल इन फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र में, हुमायूंस टॉम्ब रेड फोर्ट और कुतुब मीनार दिल्ली में, कोलवा बीच गोवा में, अमीर फोर्ट राजस्थान में, सोमनाथ ढोलबीरा एंड स्टैट्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, खजुराहो MP में, हम्पी कर्नाटक में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, काजीरंगा असम में, कुमारकोम केरला में है, कोणार्क उड़ीसा में है, महाबोधि टेम्पल बिहार में। तो ये 19 साइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं एज आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम और इसे डेवलप किए जाएंगे टू अट्रैक्ट द टूरिज्म इन इंडिया। नाउ वी हैव द अफ्रीकन एलिफेंट्स इन न्यूज। और क्या न्यूज है, तो IUCN के अनुसार अफ्रीकन एलिफेंट्स ये अब अंडर थ्रेट है बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट की, तो ये लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं अर्थ पर, ये याद रखना है आपको। अफ्रीकन एलिफेंट्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ, एंड ये याद रखना है दे आर स्लाइटली लार्जर देन एशियन एलिफेंट, रट लेना है आपको। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर स्लाइटली लार्जर देन एशियन एलिफेंट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लार्ज ईयर्स। तो इसका मतलब है एशियन एलिफेंट्स के स्मॉल राउंडेड ईयर्स है, लेकिन अफ्रीकन के लार्ज ईयर्स है। एंड देयर आर आल्सो 2 स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट, एक तो आपका सवाना एलिफेंट और ये लार्जर एनिमल्स है दैट रोम द प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका, एंड द अदर इज फॉरेस्ट एलिफेंट व्हिच आर स्मॉलर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। और जो सवाना एलिफेंट है इंडेंजर्ड में है, एंड फॉरेस्ट एलिफेंट ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में मेंशन है। आप हमें बताइए एशियाटिक एलिफेंट जो कि भारत में पाए जाते हैं ये कौन से कैटेगरी में, IUCN के कौन से लिस्ट में, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है या इंडेंजर्ड में है या वल्नरेबल में, या हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।